coordinator ma'am, and all of my colleagues. Today we are here to present the workshop on cyber security. First of all, my question is from all of you: what is cyber security? Anyone? Yes. And our data that we have got on drives and on social sites from connectivity. yes. सिक्योरिटी है जिसमें हम इंटरनेट से जुड़ी हुई अपनी इंफॉर्मेशंस को सिक्योर करते हैं, अपने हार्डवेयर्स को, सॉफ्टवेयर्स को और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनको हम सिक्योर करने के लिए जो यूज़ करते हैं, हमारे जो साइबर सिक्योरिटी बोला जाता है उनको साइबर सिक्योरिटी। जितनी भी सर्विसेज इंटरनेट हमें प्रोवाइड कराता है उसका मिसयूज़ ना हो, हमारी इंफॉर्मेशंस को कोई स्टील करके उसका मिसयूज़ ना करे, उसके लिए साइबर सिक्योरिटी जो होती है वो प्रोटेक्शन इंटरनेट से होती है, जिसको हम साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। साइबर सिक्योरिटी दो वर्ड से बनी होती है, साइबर एंड सिक्योरिटी, जिसमें साइबर में हम इंक्लूड करते हैं कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम या डाटा। यहाँ पर प्रोग्राम और डाटा को भी कैटेगराइज किया गया है। जैसे फर्स्ट है प्राइवेट डाटा। प्राइवेट डाटा में हमारा नेम, हमारा सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, इस टाइप का जो हमारा डाटा होता है जो हमारी प्राइवेसी से रिलेटेड होता है, जैसे हमारा एड्रेस, वो सब प्राइवेट डाटा में आ जाता है। इंटेलेक्चुअल डाटा, इंटेलेक्चुअल डाटा में वो सब आता है जैसे हम अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर यूज़ करके उसमें इंटरनेट पर डाल कर रखते हैं। जैसे हम किसी भी एनजीओ से जुड़े होते हैं या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन होती हैं जो इंटरनेट पर हम यूज़ करते हैं वो इंटेलेक्चुअल डाटा के अंदर आता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल डाटा, जिसमें हम अपने बैंक के पासवर्ड्स, हमारी बैंक की ईमेल्स या हमारे बैंक का अकाउंट नंबर, आपका जितना भी बैंक से रिलेटेड डाटा होता है वो सब बैंकिंग और फाइनेंशियल डाटा में आता है। और सेंसिटिव डाटा में हमारा वो डाटा आता है जिसको हम कहीं पर भी लीक नहीं कर सकते हैं, जैसे हमारे पॉलिटिशियन से जितने भी रिलेशंस होते हैं उन सब वो इस तरीके के जो डाटा होते हैं वो सेंसिटिव डाटा में आते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में भी 3 टाइप्स की कैटेगराइज की गई है: सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, प्रोग्राम एंड डाटा सिक्योरिटी, जो ग्लोबल नेटवर्क सिस्टम के अंदर आती है। ग्लोबल नेटवर्क सिस्टम जैसे इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, एक बहुत बड़ा वेब है, तो उसमें जो ग्लोबल नेटवर्क सिस्टम है उसी के अंदर जितने भी डाटा सिक्योर किए जाते हैं सब सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, जैसे सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड प्रोग्राम या डाटा सिक्योरिटी। सो नेक्स्ट, फर्स्टली साइबर सिक्योरिटी को जानने से पहले हमें ये पता करना चाहिए साइबर क्राइम क्या होता है और ये किस तरीके से किया जाता है और कौन इन लोगों को करते हैं। तो व्हाट इज साइबर क्राइम? Cyber crime is a criminal activity which carried out by means of computers or the internet. इंटरनेट और कंप्यूटर के थ्रू जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं वो सब साइबर क्राइम कहलाती हैं। और साइबर क्राइम को जो कमिट करते हैं, उनको साइबर क्रिमिनल्स या फिर हैकर्स बोला जाता है। जैसे आप सबने सुना ही होगा हैकिंग के बारे में और हैकर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, बहुत सारे टाइप्स होते हैं साइबर क्राइम्स के। मैंने यहाँ पे बताने के लिए वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने मेन पॉइंट लिए हैं, जैसे सबसे पहले होता है हैकिंग। हैकिंग क्या होता है कि जब हम किसी की डिवाइस में एंटर करते हैं अनऑथराइज्ड तरीके से, इलीगली, उसको हम हैकिंग बोलते हैं। बट यहाँ पर हैकिंग भी 2 टाइप्स की होती है, एक एथिकल हैकिंग होती है और एक नॉन एथिकल हैकिंग होती है। जिसमें हैकिंग एथिकल वाली जो होती है वो लीगली होती है। जैसे अगर मेरा लैपटॉप बाई चांस करप्ट हो जाता है और मैं किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बोल करके उसको ठीक कराती हूँ और वो मेरे लैपटॉप में एंटर करके और मेरे लैपटॉप की इंफॉर्मेशन ले करके उसको सही करते हैं, तो वो एक एथिकल हैकिंग हो जाती है। बट अगर आप यूजर की बिना इंफॉर्मेशन के अगर उसके डिवाइस में एंटर करके अनऑथराइज्ड तरीके से आप कोई भी उनकी इंफॉर्मेशन स्टील करते हैं, चोरी कर लेते हैं और उसका मिसयूज करते हैं, तो वो अनएथिकल हैकिंग में आता है। नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग जो होता है वो बैंक फ्रॉड से रिलेटेड होता है। आपने कई बार देखा होगा कि आपको एक साथ बहुत सारे मेल्स आते हैं जो बैंक वेरिफिकेशन के लिए होते हैं।
जिसमें आपसे बैंक वेरिफिकेशन के लिए मैसेज बोला जाता है कि आप अगर वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट करंट हो जाएगा या फिर वो बंद हो जाएगा। या फिर इसी तरीके से एटीएम पिन के लिए आता है कि आपका एटीएम पिन चेंज करना है या फिर उसको अपडेट करना है। तो जैसे इस तरीके के मेल्स आते हैं, उन मेल्स के साथ एक लिंक भी अटैच हुआ आता है कभी कभी। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं और उसके बाद उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन पुट करते हैं तो हैकर को आपका आईपी एड्रेस वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो तुरंत वहाँ तक पहुँच जाती है और आपके डिवाइस को वो ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा का पूरा डाटा वो हैकर के पास चला जाता है। तो फिशिंग जो होता है वो बैंक फ्रॉड की वजह से होता है। नेक्स्ट है वेब जैकिंग। वेब जैकिंग जैसे आप लोगों ने हाईजैक सुना होगा, बस या ट्रेन या एरोप्लेन जो भी हाईजैक हो जाते हैं, उस हाईजैक से ही वेब जैकिंग को बनाया गया है, इस वर्ड को लिया गया है। वेब जैकिंग जो होता है वो कोई भी वेबसाइट जब आप बनाते हैं और हैकर उसको बिना आपकी इंफॉर्मेशन के उस वेबसाइट को हैक कर लेते हैं और उसका जो डाटा होता है उसको मिसयूज कर लेते हैं या आपकी वेबसाइट को कंटेंट में चेंज कर देते हैं या उसको अपने नाम से यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। उस वेबसाइट पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। अगर वेबसाइट एक बार हैक हो जाती है तो उसको वेब चेकिंग बोला जाता है। वेब चेकिंग जो होती है वो वेबसाइट से रिलेटेड होती है। यूज करते हैं तो वो कोई भी ऐसी पोस्ट डाल देते हैं जो उन्हें नहीं डालनी चाहिए, तो उस पर बच्चे जो आपस में चैट करते हैं या फिर एक दूसरे को हैरास करते हैं या फिर उनको कमेंट करते हैं उनकी पोस्ट पर, या उनको डराना या उनको धमकाना कि हम टीचर से शिकायत कर देंगे तुमने ऐसी पोस्ट की है, या फिर इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब साइबर बुलिंग में आती हैं। साइबर बुलिंग जो होता है मोस्टली वो बच्चों से रिलेटेड ही होता है। नेक्स्ट है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी को फॉलो करना। जैसे कोई हमें फिजिकली फॉलो करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या आपका रूटीन है, उसी तरीके से साइबर स्टॉकिंग जो होता है वो इंटरनेट पर जो आपको फॉलो करते हैं, जैसे कि आपकी एक्टिविटीज़ को देखकर, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई स्टेटस डालता है, जब भी कहीं घूमने जाते हैं लाइव लोकेशन डल जाती है सबके पहले, स्टेटस पर भी डल जाता है कि आज हम यहाँ जा रहे हैं, आज हमारे घर में ये पार्टी है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो साइबर स्टॉकिंग को आगे बढ़ावा देती हैं। जो साइबर स्टॉकर्स होते हैं वो आपको फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जिनको आपने अपनी आईडी में ऐड किया हुआ है, इंस्टा पे ऐड किया हुआ है या फेसबुक पे ऐड किया हुआ है वो सभी सही है, या फिर उनसे भी आगे कोई और ऐड होगा। आपके यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं टीचर जिनके साथ हमारे स्टूडेंट्स भी ऐड हैं, तो आपको नहीं पता उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है या फिर स्टूडेंट्स किस आगे और किन से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर अपनी जो प्राइवेसी है वहाँ पर हमारी खत्म हो जाती है। तो साइबर स्टॉकिंग को आगे बढ़ावा देती है करते हैं। सबसे पहला मोटिवेशन और सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है मनी। इसी की वजह से मोस्टली साइबर क्राइम होते हैं आज के टाइम में। जैसे किसी का अकाउंट हैक हो जाता है, उससे पैसे निकल जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपकी कोई भी आईडी हैक हो जाती है, फेसबुक हैक हो जाता है तो उसमें आपको डिमांड आने लगती है, या जैसे सर के पास भी अभी आया था कुछ टाइम पहले कि आप सर का नंबर हैक करके या फिर उनकी आईडी हैक करके उनसे पैसे मांगे जाएंगे। तो इस टाइप का जो होता है ये मनी जो होता है वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है जो साइबर क्राइम को मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी जो होती है ये बच्चों में होती है। जब बच्चे इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो वो एक दूसरे से एक ईर्ष्या की भावना रखते हैं, उसने मुझसे अच्छी पोस्ट डाल दी, कल ये वाली पोस्ट डलेगी, या फिर इस तरीके से, या जो भी उनकी जानने की इच्छा होती है हर छोटी छोटी चीज़ को वो इंटरनेट पर अपलोड करने का वो रखते हैं। आज के टाइम में हर छोटी छोटी एक्टिविटी इंटरनेट पर अपलोड होती है, तो वो चीज़ साइबर क्राइम को बढ़ावा देती है। रिवेंज मतलब बदला। अगर किसी की फाइट हो रही है, आजकल बच्चों में हर छोटे छोटे बच्चे भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो बच्चे एक्टिविटी करते हैं उनकी फाइट आपको भी नहीं पता चलती, ना ही स्कूल में टीचर्स को पता चलती है, उनकी अपनी ऑनलाइन इंटरनेट पर फाइट चलती है, ना ही किसी को पता चलता है। जब तक वो एक बड़ा क्राइम ना बन जाए तब तक किसी की नॉलेज में नहीं आती है। तो ये रिवेंज भी मोस्टली बच्चों में, या फिर किसी को डिफेम करने के लिए साइबर क्राइम जो है मोटिवेट होता है इस तरीके से। फन भी बच्चों के लिए ही रिलेटेड है, जहाँ पर हम साइबर क्राइम फन के लिए हम यूज़ करते हैं फेसबुक, लेकिन कई बार इतनी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं
कि हम भूल जाते हैं कि हमें क्या पोस्ट करना है क्या नहीं। जैसे आपने देखा भी है इंस्टाग्राम पे जो रील्स बनती है आज के टाइम में, वो किस तरीके से बढ़ावा मिलता है फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, वो आप सब लोग जानते हैं किस तरीके के स्टेप्स वो लेते हैं। और प्रेज सीकर्स भी इसी तरीके से है, जैसे फन के लिए है प्रेज सीकर्स, जिनको अपनी पोस्ट पर अपनी फोटोज पर कमेंट्स पसंद होते हैं बहुत अच्छे, कि हमें बहुत अच्छे कमेंट्स मिले, बहुत अच्छी लाइक्स आए, हमारे फॉलोअर्स बढ़े, तो वो भी एक जगह पर जाकर वहाँ पर साइबर क्राइम को आगे बढ़ावा देता है। वो एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा पहुँच जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हम साइबर क्राइम करते करते इतने ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि वो एक क्राइम का रूप ले लेता है। फॉर पेरेंट्स, ये उन पेरेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो पेरेंट्स वर्किंग हैं, जैसे हम सब लोग हैं, हमारे स्टाफ में काफ़ी सारे बच्चे हैं, सुबह हम लोग स्कूल आ जाते हैं, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद जब हम घर चले जाते हैं बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं, हम बच्चों से इंटरेक्ट नहीं हो पाते। बट यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनकी बहुत छोटी एज में ही बच्चे मोबाइल चलाना स्टार्ट कर देते हैं, और ये सबके घरों में है। तो सबसे पहले है टॉक टू द चिल्ड्रन, जहाँ पर हम बच्चों से इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, वहाँ पर हमें बच्चों से बातचीत करना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है नोटिस इंडिकेटर्स ऑफ चेंज इन चिल्ड्रन बिहेवियर। अगर बच्चों के बिहेवियर में कोई भी चेंज आ रहा है इंटरनेट की वजह से या मोबाइल की वजह से या किसी भी वजह से, तो उसको आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि बच्चा इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। प्रोटेक्टिव चाइल्ड फ्रॉम साइबर ग्रूमिंग। साइबर ग्रूमिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि जब बच्चे इंटरनेट यूज़ करते हैं और वो अपना फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पर वो कुछ स्ट्रेंजर्स को भी अपने साथ ऐड कर लेते हैं, जहाँ पर वो उनसे इमोशनली अटैच हो जाते हैं कई बार। तो साइबर ग्रूमिंग उसको बोला जाता है। तो उसमें हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिसके लिए हमें बच्चों से बात करनी बहुत ज़रूरी है। नेवर क्लिक सस्पिशियस लिंक्स और अटैचमेंट्स। बच्चों को इंटरनेट यूज़ करने से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी लिंक पर या किसी भी सस्पिशियस लिंक पर, अटैचमेंट पर, या किसी भी ऐसा लिंक या कोई भी मेल अगर अननोन सेंडर से आ रही है तो आप उसको क्लिक ना करें, क्योंकि कोई भी लिंक ऐसा हो सकता है जिससे वायरस इजीली हमारे डिवाइस में एंटर हो सकता है। नेक्स्ट है कवर अवर वेबकैम्स। जब भी हम लैपटॉप यूज़ करते हैं या फिर आपने देखा होगा लैपटॉप में ऊपर एक कैमरा लगा होता है, आजकल कैमरे में शटर भी आते हैं, आज के जो लैपटॉप आ रहे हैं आजकल, तो वेबकैम जो होता है वो इजीली हैक हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये बोला गया कवर अवर वेबकैम्स। जब भी आप कोई इंटरनेट पर वर्क कर रहे हैं लैपटॉप पर, तो उस कैमरा को बंद कर दीजिए, शटर कर दीजिए। तो जब आप अपने वेब कैमरा को कवर कर लेंगे तो उससे हैकिंग का थोड़ा कम हो जाता है, कि हैकिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। वेब कैमरे को बहुत जल्दी एक्सेस कर लिया जाता है, जैसे हमारे घर में वेब कैमरा लगते हैं वो भी बहुत जल्दी एक्सेस हो जाते हैं। और आपने हिडन कैमरा भी सुना होगा। हिडन कैमरा, कहीं भी आप लोग अगर बाहर जाते हैं घूमने और वहाँ पर होटल में रूम लेते हैं तो वहाँ पर भी हिडन कैमरास लगे होते हैं, पर वो हमें दिखाई नहीं देते। उनको चेक करने के लिए यहाँ पर 2 से 3 तरीके हमारे पास होते हैं अगर आप हिडन कैमरास को चेक करना चाहते हैं। सबसे पहले अगर आप होटल के रूम में एंटर करते हैं और वहाँ पर हिडन कैमरा है तो आपके मोबाइल की जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी होगी वो अप डाउन होने लगेगी और नेटवर्क जो है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा। पहले तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि अगर आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी बिल्कुल स्लो हो जाती है या फिर शफलिंग करने लगती है, कभी अप कभी हाई और कभी लो, तो इसका मतलब वहाँ पर रूम में हिडन कैमरा अवेलेबल है। नेक्स्ट है सेकंड, आपने देखा होगा रूम में रिमोट होता है, टीवी का रिमोट, उसमें सेंसर लगा होता है। तो आप लाइट्स ऑफ कर दीजिए सारी, और जो बीच का बटन होता है, आपने ओके का बटन देखा होगा, उसमें उस बटन को जब आप प्रेस करेंगे और पूरे रूम में घुमाएंगे, कहीं पर भी अगर हिडन कैमरा होगा तो वहाँ से रेड लाइट या फिर ग्रीन लाइट आपको दिखाई देगी, जो कैमरे के उस सेंसर से निकलेगी और रिमोट के सेंसर से कनेक्ट हो जाएगी। तो वहाँ पे अगर ऐसा होता है, ऐसी एक्टिविटी रिमोट के साथ, तो इसका मतलब वहाँ पर हिडन कैमरा है। और थर्ड पॉइंट ये है कि किसी भी रूम में अगर शीशा होता है, मिरर, तो आप उसके सामने खड़े हो जाइए, अपनी फिंगर को आप शीशे में इस तरीके से टच करेंगे और आपका रिफ्लेक्शन आएगा। अगर वो जो मिरर इमेज आपकी आ रही है, अगर वो कहीं से भी ब्रेक हो जाती है, इसका मतलब रूम में हिडन कैमरा लगा हुआ है। तो ये अनएथिकल हैकिंग में आता है।
नेक्स्ट, इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स विद पैरेंटल कंट्रोल्स। पैरेंटल कंट्रोल्स हम सबके मोबाइल फोन्स में होता है, मैं भी शायद आप यूज़ नहीं करते हैं कोई भी। पैरेंटल कंट्रोल्स जो होता है वो बच्चों के लिए ही होता है। उसमें कुछ इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर अगर बच्चे कोई भी लिंक या अटैचमेंट्स को क्लिक करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, वहाँ से थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। तो आप सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में विद पैरेंटल कंट्रोल। नेक्स्ट है कीप सॉफ्टवेयर अपडेटेड। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहिए, जिससे कि हैकर्स जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद सेशन खत्म हो जाता है तो वहाँ से हैकिंग का जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ये टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स के लिए है। सिक्योर आवर ऑनलाइन प्रेजेंस जस्ट लाइक वी सिक्योर आवरसेल्व्स। अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को इस तरीके से सब सिक्योर कीजिए जैसे आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सेंसिटिव फोटो अगर स्टेटस पर लगा रहे हैं तो उसको मत लगाइए, या फिर जाने से पहले ही सब लोग लिंक शेयर कर देते हैं और आपकी लोकेशन, लाइव लोकेशन चलती रहती है। जब तक आप वहाँ तक पहुँच नहीं जाते तब तक वो लाइव लोकेशन चलती रहती है, आप अभी कहाँ पर हैं, 2 घंटे बाद कहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये मत कीजिए, इसको हाइड कीजिए, इसको अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट है बी माइंडफुल ऑफ आवर अपीयरेंस ऑन वीडियो चैट एंड वीडियो कॉल्स। यहाँ पर ये वीडियो चैट्स और वीडियो कॉल्स जो है वो व्हाट्सएप कॉल से रिलेटेड है। हम व्हाट्सएप कॉल पर वीडियो चैट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, जो हम समझते हैं कि बहुत ही सेफ है हमारे लिए, पर ये सेफ नहीं है हमारे लिए। व्हाट्सएप से ज़्यादा हमारे लिए सेफ है टेलीग्राम। टेलीग्राम पर जो आपकी चैट होती है वो सेफ रहती है, बट व्हाट्सएप पर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड लिखा आता है। आपने देखा भी होगा व्हाट्सएप पर जब आप चैट करते हैं एंड टू एंड एनक्रिप्टेड लिखा आता है। उसका मतलब ये होता है कि आप और आपके साथ जो यूज़र है, अदर यूज़र, तो आप दोनों के बीच में ही चैट सेव है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कहीं पर भी कोई क्राइम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होने लगती है तो आपके बिना जानकारी के ही आपके व्हाट्सएप को हैक किया जा सकता है और वहाँ से इंफॉर्मेशन और चैट्स इजीली निकाली जा सकती हैं। तो व्हाट्सएप बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसी तरीके से जब आप वीडियो चैट या वीडियो कॉल करते हैं तो वो भी सेफ नहीं होता है। तो इससे बेटर है कि आप व्हाट्सएप छोड़कर टेलीग्राम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका यूज़ ये है, व्हाट्सएप अगर आपका फ़ोन कहीं खो जाता है तो आप अपने टेलीग्राम को किसी अदर डिवाइस से लॉग आउट कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी चैट भी सेफ रहती है और आपका टेलीग्राम भी लॉग आउट हो जाता है, जिससे कि कोई और उसे यूज़ नहीं कर सकता। बट आप व्हाट्सएप को किसी अदर डिवाइस से लॉग आउट नहीं कर सकते हैं। जिसके पास वो फ़ोन चला गया इसका मतलब आपकी चैट्स भी सारी वहाँ तक पहुँच गई है। नेक्स्ट है डू नॉट यूज स्मार्टफोन्स फॉर टेकिंग सेंसिटिव पर्सनल फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज। हमारे जो स्मार्टफोन है हम उससे वीडियो बनाते हैं, फोटोज लेते हैं, और आपने देखा होगा फ़ोन में क्लाउड स्टोरेज होता है। अगर आप यूज़ करते हैं, सब लोग गूगल पर डालकर रखते हैं अपनी फ़ोटोज़ और सोचते हैं कि हम बहुत सेफ हो गए हैं, आगे कभी फ्यूचर में मिल जाएगी इजीली हमारी फ़ोटोज़, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका गूगल अकाउंट एक बार हैक हो गया तो आपका सारा सेंसिटिव डाटा हैकर के पास चला जाएगा, जिसमें आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ भी हो सकती हैं, पर्सनल वीडियोज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज बहुत ही हार्मफुल है हैकिंग के लिए। और सबसे पहले हैकर अटैक जो करता है वो गूगल अकाउंट पे ही करता है, और जैसे ही आपका गूगल अकाउंट और पासवर्ड हैक हो जाता है उसके बाद कोई ऐप हैक हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक गूगल अकाउंट और एक उसका पासवर्ड बहुत ज़रूरी होता है। तो क्लाउड स्टोरेज पर कुछ भी सेव ना करें, अपने फ़ोन में सेव करके रखिए। वैसे वो भी हार्मफुल है बट वो क्लाउड स्टोरेज से सही है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग के लिए हम प्रोटेक्ट अपने आप को तभी करेंगे जब हमारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल में हो जाएंगी। ना तो लाइव लोकेशन डालें, ना ही आप ऐसी कोई पिक्चर्स डालें या एक एक चीज़, एक एक एक्टिविटी ना डालें। कभी कभार फोटो डल जाती है वो एक अलग बात है, लेकिन जितना भी किसी को हर 1 घंटे बाद हर 1 घंटे की एक्टिविटी डालनी बहुत ज़रूरी होती है स्टेटस पे। उससे ये पता चल जाता है, किसी के स्टेटस से ये भी पता चलता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो खुश है या दुखी है, कहाँ जा रहे हैं, कब प्लान कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि साइबर स्टॉकिंग वहीं से होती है। बिवेयर ऑफ फेक सोशल मीडिया अकाउंट। कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट जो फेक होता है, किसी को भी अननोन को अपने अकाउंट में ऐड मत कीजिए जब तक आप उसको जानते नहीं हैं। कई बार ऐसी भी रिक्वेस्ट आती हैं जिसमें 0 पोस्ट होती हैं और फॉलोअर्स और फॉलोइंग्स बहुत होते हैं, तो ऐसे अकाउंट को बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए और ना ही अपने साथ ऐड कीजिए। बी कॉशियस while accepting friend requests from strangers। सेम है,
कोई भी स्ट्रेंजर की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत कीजिए जब तक आप उसको अच्छे से जान पहचान ना लें। Be careful while we give our mobile devices PCs for servicing, repairing and selling. जब आप अपने मोबाइल को एक्सचेंज करते हैं तो आप मोबाइल को अपने रीसेट कर देते हैं शायद, और रीसेट करके उसको दे देते हैं क्योंकि उसमें डाटा नहीं होता है। ऐसा ही करते हैं ना सब, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने फ़ोन को रीसेट करके दे देते हैं तो उस वहाँ पर तब भी आपका डाटा सेव रहता है और उस मोबाइल को एक्सेस करके आपका कोई भी डाटा वहाँ से ले सकता है। तो जब भी आप अपने डिवाइस को या तो बेचने के लिए देते हैं या तो किसी ऐसे इंसान को दें जो आपका ट्रस्टवर्दी हो, जिस पर आप विश्वास करते हैं। अदरवाइज जब आप अपना फ़ोन रीसेट कर लेते हैं तो उसमें कुछ अननेसेसरी वीडियोस डाउनलोड कर दीजिए, 50, 100, 150 जितनी भी हो सकती हैं। तो वहाँ पर वो डाटा जो होगा, जो आपने डाटा डिलीट किया है उसकी जगह ले लेगा और जो आपका डाटा होगा वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो जब भी आप फ़ोन को अपने सेल आउट करें तो उसको रीसेट करने के बाद वीडियोस जो वो डाउनलोड कर दें, उससे आपका डाटा सेव हो जाता है। अगर वो फ़ोन खाली रह जाएगा तो उसको एक्सेस करके कोई भी वहाँ से इंफॉर्मेशन या डाटा आपका दोबारा से रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट योर कम्युनिकेशन डिवाइसेस विद पासवर्ड्स, पैटर्न्स, बायोमेट्रिक एंड पिन। अपनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस को आप पासवर्ड्स, पैटर्न्स, बायोमेट्रिक्स और पिन के साथ ज़रूर सेव करके रखिए, प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर आप अपने डिजिटल अकाउंट को सेव करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐसा होता है जिसमें एक तो प्राइमरी पासवर्ड मांगा जाता है जो जनरली हम लगाते हैं। उसके बाद जब आप दूसरी इंफॉर्मेशन डालेंगे, अगर आप मेल से अटैच करेंगे तो आपके पास मेल आता है। जब आप मेल को ओके करेंगे, वहाँ से अग्री करेंगे, तब उसके बाद वो आपका डिजिटल अकाउंट ओपन होता है। अदरवाइज आपके फ़ोन पर OTP आता है, जब आप वो OTP एक्सेस करेंगे तब आपका डिजिटल अकाउंट कोई भी खुल जाता है। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। इसमें अगर कोई दूसरा यूज़र किसी और डिवाइस से आपका अकाउंट यूज़ कर रहा है या खोलने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ से आपको पता चल जाता है, क्योंकि आपके पास या तो मेल आएगी या OTP आएगी। ठीक है, जैसे ही आपके पास OTP आता है तो आपको पता चल जाता है कि कोई और थर्ड पर्सन आपका अकाउंट यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे आप सेव हो जाएंगे और आपका डिजिटल अकाउंट भी सेव हो जाएगा।